Welcome, I'm Pranab Prakhar. Welcome to Vision Television World on YouTube channel. You are watching the election 2017 assembly election results. Give you a snapshot about the what all transpired this morning since 8 o'clock when the voting started. First the voting started for the postal ballots, उसके बाद फिर वोटिंग शुरू हुई नॉर्मल काउंटिंग. और दो तीन बातें बहुत जानने की है, वो ये कि उत्तर प्रदेश में भगवा का लहर कायम, उत्तराखंड में भगवा का लहर कायम, पंजाब में कांग्रेस वापसी की ओर, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका पंजाब में, मणिपुर में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में, 60 सीटों की चुनाव में 31 जीत का लक्ष्य, उस पर बीजेपी 25 सीटों पर कायम. आगे रुझान जो अभी हमारे पास है. और अंत में गोवा, जहां पे ऐसा लग रहा है बीजेपी को नुकसान हो रहा है. इस परिचर्चा में मेरे साथ आज शामिल हैं एक समाज सेवी जो 20 साल से समाज के विभिन्न अंगों पे काम करते रहे, दलितों पिछड़ों पे के साथ ये काम करते हैं, 20 साल से जुड़े हुए हैं और ये पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में ये काम करते रहे इंडिपेंडेंट समाज सेवक के रूप में. इनका नाम हमारे प्रधानमंत्री से मिलता जुलता हुआ नरेंद्र कुमार. नरेंद्र जी, आप आज जो रिजल्ट आया है इससे कितना आप आशान्वित थे या आशान्वित हैं कि जो भगवा का जो रंग चढ़ेगा अब राज्यसभा में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जो भगवा का कलर राज्यसभा में चढ़ेगा, लोकसभा पे तो पहले ही 2 साल पहले ही चढ़ चुका है, तो उससे क्या भारत में डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद अब जीएसटी और अब जो एक मोदी का लहर जो कहा जा रहा था कि वो ऐसा ही था, अब उस पर ठप्पा लग चुका है. जी, आपने बिल्कुल सही कहा. जो राज्यसभा में बहुमत जो था वो कम था इनका, और लोकसभा में बहुमत था, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि नहीं हो पाती थी. तो अब राज्यसभा में यूपी चुनाव जीतने से ये होगा कि इनका राज्यसभा में जो मेंबर है वो बढ़ जाएगा. तो सदस्य की संख्या बढ़ेंगे तो इनको कोई भी जो बिल है वो पास कराने में आसानी होगा, और डिसीजन जो है वो जो लेते हैं, जो भी निर्णय लेंगे वो सही तरीके से लेंगे और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होती थी. ऐसे विपक्ष जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें कर रहे थे, जहाँ डिमोनेटाइजेशन की बात है या जीएसटी की बात है. जीएसटी तो ऐसे आने वाली है, लेकिन इनको बहुत सारे काम और भी जो आगे काम करना चाहते हैं जिसमें इनकी परेशानियां हो रही थी, उस परेशानियां काफ़ी हद तक जो है वो दूर हो जाएगी. नरेंद्र जी के साथ, नरेंद्र कुमार जी के साथ हम बने रहेंगे. अब यहाँ पे हमारे साथ और हमारे को एंकर हैं तेजपाल सिंह, जो पंजाब और पंजाबी जो बोल रहे हैं उनके लिए ये अपना एक पूरा तो व्यवस्था है इनके पास, जो कि पंजाब और पंजाबी लोगों को कैसे क्या रिज़ल्ट आ रही हैं, कैसे कैसे रुझान आ रहे हैं, उस पर नज़र डालेंगे. तेजपाल जी. जी, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਸਰੋਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਰੁਝਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਝਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 175 ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 23 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 17 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤਦਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲੌਸ ਦੇ ਤਦਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ. ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ. ਇਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੌਸਟ ਨੇ. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਹੈ ਅਦਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ. ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਦੇ ਤਦਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ.
ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ मुख्यमंत्री के ये थे दावेदार जी जी आम आदमी पार्टी से दावेदार ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ थे, ਇਹ ਲੀਡ ਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਾਂਬੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਦਲ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ पंजाब इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। चलिए अब हम आपको उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे। बीजेपी का कारवां आगे बढ़ता ही जा रहा है। कुछ समय पहले तक बीजेपी 305 सीटों पे आगे थी, 403 कुल सीट हैं, उसमें 305 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही थी। अब बीजेपी 309 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था, जो 71 सीट पे अभी आगे चल रही हैं, और बीएसपी अपने क्या कहते हैं 17 वसान की ओर आगे बढ़ रही है। वो 16 सीट पे ही इस वक्त लीड कर रही हैं। तो बीजेपी का 3/4 मेजॉरिटी ऑलमोस्ट तय। यदि ये ताज़ा रुझान जो हैं ये रिज़ल्ट में तब्दील होते हैं, उसके बाद हम अपने गेस्ट से नरेंद्र कुमार जी से ये पूछें। नरेंद्र जी, आप बीजेपी में बहुत काम करते रहे, आप बीजेपी में भी काम करते रहे और उत्तर प्रदेश भी आपका बहुत जाना रहा। ऐसी क्या बात रही कि 14 को भी आगे 14 के आसपास कह लें, या अभी वोट परसेंट माना बाकी है, 14 का जो 2014 का जो मोदी लहर था, वो लहर आज आंधी में बदल चुका है। और अब ये है कि होली का रंग और चमकेगा। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसके लिए क्या है कि मोदी लहर तो है ही, और मोदी जो काम कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी उन्होंने डिसीजन अभी तक लिया है वो अच्छा लिया है, और जनता पूरी तरह से इनके ऊपर भरोसा करती है और ये अच्छी तरह से जानती है कि मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनमें डिसीजन लेने की क्षमता है। और उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार को भी देखे, अखिलेश जी बहुत आए, उनको पता चला कि बहुत ही अच्छा काम करेंगे, लेकिन जब अखिलेश मुख्यमंत्री बनने के बाद इनसे जो गुंडा राज था वो गुंडा राज ख़त्म नहीं हुआ। गुंडा राज से यूपी पूरी तरह से त्रस्त है। विकास की जो भी बात है तो यूपी का जो आधा भाग है बिल्कुल ही विकास हुआ ही नहीं है। क्या ऐसा तो बात नहीं है कि अखिलेश जी को अपना परिवार ही ले डुबोया? जी, परिवार तो थोड़ा सा ही ड्रामा करके केवल हाईलाइट होना चाहते थे, इनकी ड्रामा थी, बस इन्होंने काम ही नहीं किया। बेसिकली था कि पूर्वी यूपी में तो बिल्कुल ही काम नहीं किया, और इनसे गुंडागर्दी जो है वो ख़त्म ही नहीं हुआ। और हर आदमी चाहता है शांति, जहाँ शांति होगा वहीं विकास होगा, जहाँ शांति नहीं है वहाँ विकास नहीं होता है। एक रिक्शा वाला भी अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने की सलाहियत रखता है या चाहत रखता है, और सरकार से ये आशा करता है कि उसके बच्चे को भी स्कूल मिले, उसके बच्चे को भी डॉक्टर की, उसके परिवार को भी डॉक्टर की सेवा मिले, उसको भी समाज में अपना इज्जत मिले, दो नौकरी करने का जो पैसा कमाते हैं उसका वो सदुपयोग कर पाए।
मोदी जी ने बैंकिंग में सबको जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में गांव-गांव में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, इसका भी बहुत बड़ा मोदी जी को इसका श्रेय मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही आपने कहा। इन्होंने जो उज्ज्वला जो शुरू किया बहुत ही अच्छा किया, और इन्होंने कास्टिज्म नहीं की कि जो उज्ज्वला योजना दी जाएगी वो किसी दलितों को दी जाएगी या पिछड़ी को दी जाएगी या किसको दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जात से किसी भी धर्म से आते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो गरीब है उसको इसका लाभ दिया जाएगा, और वो पहुंच रहा है, इसका भी लाभ मिला है। बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत इन्होंने किया, ज़मीनी स्तर पर इन्होंने काम किया है। और जनता सबसे बड़ी चीज़ ही है कि जीत से नहीं है, बल्कि जनता ही देखना चाहती है कि जो मोदी जी ने कहे हैं वो क्या करते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो एक प्रचार हो रहा था कि काम बोलता है या कारनामा बोलता है, अब तो शायद मोदी जी इसमें आश्वस्त हो गए। मोदी जी ने भी इस बात पे कटाक्ष किया था कि काम बोलता है या कारनामा बोलता है। शायद एसपी और कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत आहत झेलना पड़ेगा। राहुल गांधी जी का अब ताजपोशी कब होगा, ये तो अब भविष्य के गर्त में है। वो अब हो भी पाएगा या नहीं। मैं तेजपाल से ये गुजारिश करूंगा कि तेजपाल जी, आप हमारे पंजाबी सुनने वाले श्रोताओं और दर्शकों को आप बताएं कि उत्तर प्रदेश का क्या हालचाल है। मैं सबसे पहले नरेंद्र जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र जी, आपने जैसे कहा है कि यूपी में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो एक क्वेश्चन पंजाब से जुड़ा है। ऐसा क्या हो गया पंजाब में कि मोदी जी वहां पे अपनी लहर नहीं चला सके? ऐसी क्या कमी थी पंजाब में कि हर जगह पर मोदी जी का जो है वो जलवा हर जगह चला है, तो पंजाब में ऐसा क्यों नहीं चल सका? नहीं, कई स्टेट ऐसा है जहाँ की बीजेपी की लहर नहीं है, वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर अकाली दल के साथ ही लड़ रहे थे चुनाव। अकाली दल से लोग काफ़ी नारुष्ट थे, जिसके कारण भी बीजेपी को वहाँ नुकसान हुआ। बीजेपी तो अकेले चुनाव लड़ न रही थी। यदि अकेले वहाँ होती बीजेपी शुरू से लड़ती चुनाव, तो बीजेपी वहाँ भी अच्छा करती, लेकिन बीजेपी का फोकस ही वहाँ पर नहीं था। पार्लियामेंट्री चुनाव को भी देख सकते हैं, पार्लियामेंट्री चुनाव में बीजेपी का बहुत ज़्यादा सीट नहीं था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वहां पे अकाली दल थे, इस वजह से वो मलगी वहां पे अपना सिक्का नहीं जमा सके। लेकिन एक बात और भी है कि आप देखिए यूपी की बहुत सारी जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, जो पुरानी जनरेशन है, वो ऑलमोस्ट यूँ समझ लीजिए कि 25 से 30% या 40% जो लोग हैं वो पंजाब में आकर काम करते हैं। तो इस वजह अगर हम ये चीज देखते हैं तो वो मोदी जी की सपोर्ट होनी चाहिए थी। वो मोदी जी की सपोर्ट ऐसा क्यों नहीं हुई? वो काम करने वाले हैं, वो लोग लेबर हैं और काम करते हैं, वोटर नहीं है। हाँ, ये बात बहुत लाजमी है कि वो माइग्रेटरी लेबर हैं जो 30% हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको दिलचस्पी ज़रूर है। तो आप हमें ये बताइए तेजपाल जी कि ये आंकड़ा जो पंजाब में काम कर रहे हैं उनको उनकी भाषा में आप बताएं कि यूपी का क्या नंबर क्या कहता है, आंकड़े क्या कहते हैं। हाँ, मैं जो पंजाब में जितने भी काम कर रहे हैं यूपी उत्तर प्रदेश के लोग जो दिलचस्पी रखते हैं वोटिंग में अपने प्रदेश की, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 313 सीट को कैच किया है और एसपी ने 67 को, बीएसपी ने 17 को और अदर 6, यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे टोटल टॉप पे है और अपनी सरकार बनाने के पूरे हक में है। जहाँ तक मणिपुर की बात है, वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में बहुत कांटे का टक्कर। उत्तराखंड में बीजेपी का सरकार बनाना लगभग तय, 58 सीटों पे आगे, 70 में से 58 बहुत ज़्यादा, 3/4 के आंकड़ा के बहुत बढ़िया सी कहेंगे। गोवा में बीजेपी 12 सीट पे, कांग्रेस 13 सीट पे, आम आदमी पार्टी भी वहाँ अपना खाता खोल रही है। पंजाब में एक बार फिर से तेजपाल जी क्या आंकड़े हैं वो बताएं। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਲਕੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ 76 ਤੇ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ 23 ਤੇ ਹੈ, जो कि बहुत ही ਵੱਡੇ दावे कर रही थी कि आम आदमी इस बार
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਰਸ ਦੋ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ VOTING ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 76 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ VOTING हैगी है। सीट में बढ़ोतरी है अभी उनकी हाँ। उतने 76 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 315 अब हो गई हैं, जहां बीजेपी लीड कर रही है। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी 64, उनका नंबर गिरता हुआ। और शायद मोदी जी जो कहे, नरेंद्र जी आप ये बताएं, जो होलिका दहन अब यूपी में किसकी होगी? मायावती की होगी, कांग्रेस की होगी या समाजवादी की होगी? होलिका दहन तो हो ही गया है, लेकिन अब जो होली खेला जाएगा वो बीजेपी ने खेलेगी। हाँ, ये बात तो आपने बहुत एक सुदृढ़ राजनेता की तरह कहा आपने कि होलिका दहन तो अब काम की बात नहीं है, जो जीता वो सिकंदर। अब बीजेपी की बात करें, होली होगी, क्योंकि अब ये बात सच है कि बीजेपी शुरू से आशान्वित थी कि हमारे जो है 300 से ज़्यादा सीट आ रही है। हम तो पूरी तरह से आशान्वित थे कि 300 हम पार कर रहे हैं, फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं। सीनियर लीडर जो थे बीजेपी के, वो बार बार कह रहे थे कि जो चुनाव होता है कोई छोटा नहीं होता है, छोटा नहीं समझना चाहिए, लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं, फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं। तो चुनाव तो हम जीते हुए थे, पहले से ही बीजेपी वहाँ जीती हुई थी चुनाव। लेकिन ये आशा होना और अंत में रिजल्ट आना, ये इसमें बहुत दूर का फासला होता है। जैसे अंग्रेजी में एक फ्रेज है, देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लिप एंड द कप। तो चलिए उससे इन बातों को छोड़ते हैं पीछे और आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। 2017 के असेंबली, 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शन का महत्व क्या है? 2-3 मुख्य बातें हैं। सबसे पहले, अब बीजेपी और बीजेपी सहयोगी पार्टियों को लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत के प्रोसेस में वो चले जाएंगे। थोड़ा टाइम और लगेगा, जब राज्यसभा में नए यूपी से सीट्स खाली होंगी और वहाँ इलेक्शन होंगे और राज्यसभा में सीट आएंगी। लेकिन ये कहना कि आज कल से यदि बीजेपी को राज्यसभा का बहुमत मिल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, अभी टाइम लगेगा। दूसरी बात, बीजेपी को मणिपुर में अपना खाता खोलना और सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंचना, ये भी बहुत बड़ी अचंबा की बात है और ये इसका श्रेय मोदी जी को ज़रूर चाहता है। 25 सीट पे वो लीड कर रही हैं, 23 पे कांग्रेस और जो अभी जिसकी सरकार थी, और 9 पे अन्य, 60 सीट हैं टोटल। गोवा में बीजेपी को नुकसान ज़रूर हुआ है, कांग्रेस को भी पंजाब में बेनिफिट हुआ है, लेकिन यहाँ ये कहना लाजमी है कि अब जीएसटी आएगा। जीएसटी और प्रभावी तरीके से आएगा, क्योंकि बीजेपी को अब पूर्ण मैंडेट है कि अपने तरीके से सरकार चलाए। आज के बाद नरेंद्र जी, बीजेपी ये नहीं कह सकती, बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी ये नहीं कह सकते कि हमारे पास नंबर नहीं थे। न राम मंदिर के लिए कह सकते हैं, न सरकार चलाने के लिए कह सकते हैं। अब उनके दोनों हाथों में लड्डू, लेकिन लड्डू गिरेगा तो बीजेपी का नाश होगा। नहीं, काम तो पहले भी कर रहे थे और ये चाहते हैं कि हम काम करें, और जो अच्छा है वो काम करेगा। और जो राम मंदिर की बात है, तो राम मंदिर जो है ये तो मामला कोर्ट में है। अब इस कोर्ट पे डिपेंड करता है कि क्या फैसला आता है। जब तक फैसला नहीं आता है तब तक वेट करेंगे फैसला का। नंबर तो होना और नहीं होना कोई माने नहीं है। जब कोई भी मामला जो है कोर्ट में लंबित है, प्रगति जी, तो कोर्ट में है, जब तक फैसला का हम वेट करेंगे। और दूसरी एक और बात जो अहम है इस बार के 2017 के इस इलेक्शन से, बीजेपी छोटे राज्यों का पक्षधर है। बीजेपी उत्तर प्रदेश को, क्या बीजेपी का मानना है इनफैक्ट कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य में सरकार अब अच्छी तरह काम करने के लिए वहाँ पूर्वांचल बनाया जाए, बुंदेलखंड बनाया जाए, और उत्तर प्रदेश का और छोटा छोटा उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड का विनाश हुआ या विकास हुआ, ये तो चर्चा का विषय हमेशा के लिए रहेगा और आगे भी रहेगा। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि उत्तराखंड बनने से उत्तराखंड वासियों को उनके जो एस्पिरेशंस थे उनमें उनको सपोर्ट मिला है, या उनके एस्पिरेशंस को बल मिला है। उसी प्रकार बुंदेलखंड और पूर्वांचल
ये नए राज्य बन सकते हैं, ये ऐसा हम मान सकते हैं। और सबसे दिलचस्प ये होगा कि सोमवार को स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करेगी, क्योंकि अब नरेंद्र जी मेरा मानना है कि मार्केट में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन और काम अगले 2 साल जो बचे हैं बीजेपी सरकार के, वो बहुत तेज होने वाले हैं और अब शुरू होता है। आपका कहते हैं ना, जैसे अमिताभ बच्चन के एक शो में कहते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। जी अभी जनता की आशा है और यूपी में भी बहुमत इसीलिए दिया है कि आप काम अच्छा से करें, और इंडिकेशन भी है पार्लियामेंट्री चुनाव का भी कि देखिए आप कहते थे कि यूपी जीत जाएंगे तो हम काम बहुत अच्छा करेंगे, तो यूपी को भी जनता देख रही है और यूपी सबसे बड़ा स्टेट है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि से छोटे छोटे राज्यों, तो कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे राज्यों में जो है ना तब्दील करके विकास करेंगे। ऐसा देखा गया पहले मध्य प्रदेश बहुत बड़ी राज्य थी, जब छत्तीसगढ़ बटा तो छत्तीसगढ़ आज बहुत बढ़िया विकास कर रहा है। और आपका जो मूल राज्य है बिहार भी, तो झारखंड कट गया, तो झारखंड कटने के बाद जो है झारखंड अच्छे विकास कर रहे हैं। अभी जब से बीजेपी की सरकार वहाँ बनी है तो और अच्छे कर रहे हैं। तो सरकार जो है यूपी में भी जीती है, तो जीतने के साथ साथ काफ़ी इनके ऊपर दबाव भी आया है। और ये बात सच भी है नरेंद्र जी और तेजपाल जी कि जो फॉरेन में हिंदुस्तानी हैं उनकी भी नज़र इस पे बहुत पड़ी, बहुत पैनी थी, क्योंकि वो भी चाहते हैं, फॉरेन जो विदेश के जो रणनीतिकार हैं वो भी इस इलेक्शन में, हिंदुस्तान के इस इलेक्शन को बहुत अहम मानते थे। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। मैं तेजपाल जी से पहले पूछूंगा, जो कनाडा में, जो मैं ऑस्ट्रेलिया में जो पंजाबी लोग मूल के लोग रहते हैं, उनकी क्या दिलचस्पी है? वो भी हमारे तरंग रेडियो को सुन रहे होंगे। जी बिल्कुल, उनकी पूरी दिलचस्पी है इन पे, क्योंकि मैं जो कैंपेन हो रही सी उस वेले मैं बहुत कनाडा के बहुत सारे लोग फेसबुक ते मेरे नाल अटैच सी, ते वो जिन्ने भी मेरे नाल अटैच सी वो सारे पूछ रहे सी कि इस बार क्या मतलब कि क्या जोर है, किस तरह की सरकार बननी चाहिए है, क्या नहीं है। आप सारे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दस रहे सी कि सरकार इस तरह की बननी चाहिए है, क्योंकि जिस वेले आज कोई भी सरकार बनती है तो उस वेले आप जो आशा रहती है बहुत सारे लोगों को, उम्मीद रहती है फॉरनर ਨੂੰ कि कुछ नवी चीज़ आएगी, इमीग्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नवी चीज़ आएगी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਆਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਸ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ क्योंकि मोस्ट ऑफली क्या सी कि काफ़ी देर तो अकाली दल ने पंजाब दे उत्ते काफ़ी राज कर चुके सी, तो हुण कुछ बदलाव चाहती सी। नरेंद्र जी आपका क्या मानना है, आपका क्या आकलन है, जो पंजाब में अब जो आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, क्या वो आम आदमी पार्टी अब दिल्ली म्यूनिसिपल इलेक्शन में ज़्यादा जोर लगाएगी या अब गुजरात में जोर लगाएगी? ये म्यूनिसिपल में तो जोर लगाएगी, लेकिन वहाँ जीत गए ऐसा दिल्ली का ही प्रभाव वहाँ पड़ा है कि इनका सीट जो है बहुत ही हद तक कम आई है, क्योंकि काम ही नहीं कर रहे हैं दिल्ली में। और पंजाब चुनाव हारने से दावा कर रहे थे कि हम फुल बहुमत में आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी गोवा में भी फिसड्डी हो गई थी कि हम वहाँ बहुमत में आ रहे हैं, वहाँ पर जीरो हो गए। तो म्यूनिसिपल चुनाव में भी यहाँ जीरो होने जा रहे हैं। कुछ राजनीति हलकों में, कुछ गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में ये कहा जा रहा था कि सिसोदिया जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और केजरीवाल जी हो सकता है कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनेंगे। शायद अब उनको राहुल गांधी की तरह उनको भी अपनी इस बात से पीछे हटना पड़ेगा या वेट करना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी की ताजपोशी तो रुक गई, ऐसा तो कहना लाजमी होगा। जी बिल्कुल, अब ताजपोशी उनका रुक गई। और हम म्यूनिसिपल चुनाव में ही देखेंगे कि जो निगम का चुनाव होगा उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी झूठ बोले और जनता जो है उनको समझ गई कि इनके पास कुछ नहीं है, केवल खोखला जो है वादा है और झूठ बोलते हैं, इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस का क्या भविष्य है? कांग्रेस पंजाब में चुनाव जीती है, क्योंकि पंजाब की अलग चुनाव था, वो
कांग्रेस की चुनाव नहीं था, वहाँ लोग अकाली दल से नाराज थे, जिसके कारण जो है एक विकल्प ढूंढ रहे थे और अमरिंदर सिंह को एक मौका दिए हैं। उनका लास्ट चुनाव था तो इसलिए उनको मौका दिए हैं। अब देखेंगे पहले कि वो कैसा करते हैं उसके बाद, बट कांग्रेस का भी भविष्य कोई ऐसा उज्जवल नहीं लग रहा है। तेजपाल जी, वो आप हमारे पंजाबी श्रोताओं को बताएंगे सारे राज्यों के क्या नंबर क्या कहते हैं, रुझान क्या कहते हैं और लीडिंग क्या है? जी जी जी, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 117 ਸੀਟਾਂ ਟੋਟਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 77 ਸੀਟਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਦਰਸ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਭੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 403 ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 316 ਰੁਝਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਐਸਪੀ ਨੂੰ 65, बीएसपी ਨੂੰ 17, अदर्स ਨੂੰ 5। ये 316 पे बीजेपी लीड कर रही है, एसपी और कांग्रेस पार्टी की कंबाइन 65 सीटों पे लीड कर रही है, बीएसपी 17 सीटों पे लीड कर रही है और अन्य 5 सीटों पे लीड कर रही हैं। आगे का क्या रुझान है? उत्तराखंड ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 70 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 56, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 12 ਤੇ ਅਦਰਸ ਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। बीजेपी 56 सीटों पे लीड कर रही है, कांग्रेस 12 सीटों पे लीड कर रही है और अन्य पार्टी यहाँ 2 सीटों पे लीड कर रही है उत्तराखंड में। ਅਗਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 60 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 25 ਨੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਅਦਰ 9 ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। मणिपुर के रुझान के हिसाब से बीजेपी 25 सीटों पे लीड कर रही है और 25 ही सीटों पे कांग्रेस लीड कर रही है, तो यहाँ पे अन्य का बहुत बड़ा भूमिका होगा जो कि 9 सीटों पे लीड कर रही है। लेकिन फाइनल जब काउंटिंग होगी, यदि 1-2 सीट की कमी होगी किसी भी पार्टी को, कांग्रेस या बीजेपी को, गठबंधन को, तो ये देखना वहाँ पे दिलचस्प होगा कि किस तरफ पासा पलटता है और किसकी सरकार अंततः बनती है। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 17, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 14 ਤੇ ਅਦਰਸ ਨੂੰ 7 ਦੇ ਰੁਝਾਨ सामने आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोवा की, धन्यवाद तेजपाल। गोवा की सीट जैसे तेजपाल बता रहे थे कि कांग्रेस 17 सीटों पे आगे है, बीजेपी 14 सीटों पे आगे है और अन्य 7 सीटों पर आगे है। तो अन्य गोवा और मणिपुर में जो अदर पार्टीज हैं उनका भूमिका से, उनका अहम भूमिका वहाँ के सरकार को बनाने में हो सकता है, इससे अभी नकारा नहीं जा सकता है। गोवा में 7 अन्य सीटें हैं जहाँ पे अन्य पार्टियाँ सीटें में आगे चल रही हैं और मणिपुर में 9 ऐसे सीटें हैं जहाँ अन्य पार्टियाँ आगे चल रही हैं और बीजेपी और कांग्रेस मणिपुर में दोनों, जैसा हमने बताया कि 25-25 सीटें उनकी बनी हुई है। तो यहाँ पे हम एक लेंगे छोटा सा विराम। हम आपके पास फिर से हाजिर होंगे कुछ समय बाद, जब हम 3 बजे हम एक बार फिर से आपके पास हाजिर होंगे। फिर हम और विश्लेषण करेंगे हमारे गेस्ट नरेंद्र कुमार जी से, जो कि 20 सालों से समाज सेवा और हिंदुस्तान के कई राज्यों में ये काम कर चुके हैं। हमारे साथ तेजपाल भी बने हैं, तेजपाल भी होंगे और हमारे पंजाबी सुनने वाले श्रोताओं और देखने वाले दर्शकों को तेजपाल पूरी 5 राज्यों की पूरी एनालिसिस लेके आएंगे। हम एक बार आपके पास फिर से पुनः आएंगे 3 बजे। तब तक के लिए मुझे, मेरे सहयोगी तेजपाल और हमारे गेस्ट की तरफ से, जिनको हमने कहा है कि अभी आप रुकें और हम एनालिसिस करेंगे, नरेंद्र जी की तरफ से हम आपसे लेते हैं इजाज़त। हम फिर हाजिर होते हैं 3 बजे एक नए बुलेटिन के साथ। 4 बजे, बल्कि सॉरी हम कहना चाहेंगे 4 बजे हम एक बार फिर से हाजिर होते हैं आपके पास एक नए विश्लेषण और ताज़ा रुझानों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रणब प्रखर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ऊपर रख दीजिए उसको। लो जी काका छापो।